लेक्चर सारे को भी रिवीजन करना है उनके लिए, ठीक है। यूट्यूब वाले लिंक है ताकि किसी को खोलने के भी मसला भी ना हो, ठीक है जी। तो वो अब अवेलेबल हो गया है, तो उम्मीद है कि जिसने भी रिवीजन करना है वो उसके थ्रू रिवीजन कर पाएगा। किसी का कैमरा खोल दिया है लगता है किसी ने, भाई अपना कैमरा बंद कर लें। वालेकुम अस्सलाम माज, कैमरा बंद करके रखें प्लीज, क्योंकि ये लेक्चर पे यूट्यूब पे भी चले जाते हैं, आप फिर ज्यादा फेमस हो जाएंगे, आपकी शक्ल भी फेमस हो जाएगी, ठीक है ना। तो कैमरा प्लीज अपना ध्यान से रखें, खासतौर पे लड़कियां जो हैं वो कैमरा ध्यान से रखें। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर रहे थे, हाँ, तो रिप्रोडक्शन का टॉपिक बहरहाल हमने पिछली क्लास में स्टार्ट कर लिया था। अच्छा, अब एक और काम क्या करने का है, लास्ट सेशन में मैंने तुम लोग को एटीपी खरीदने के लिए कहा था, उम्मीद तुम लोग खरीद रहे होगे, और सेकंड हाफ ऑफ फरवरी के अंदर हम लोग एटीपी भी शुरू करेंगे। मीनवाइल हमारे कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि मैं साइड में समझा दूं, ठीक है, सारे बच्चे उम्मीद है सुन रहे हैं, जो कि हमारी इकोलॉजी से रिलेटेड है, बेसिक चैप्टर्स हैं। इकोलॉजी है जिसमें इकोसिस्टम है, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट है। इसी तरह एक छोटा सा चैप्टर हमारा बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर है, ये थोड़ा सा रिलेटिवली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसी तरह हमारा जो है ना वो थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी का डिस्कशन है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो ये कोई कम से कम अभी हमारी जो है ना 3 टॉपिक्स जो हैं आपके, ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये टॉपिक्स की आपके अलग से क्लासेस भी कल से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। टाइमिंग आप पोल से डिसाइड हो जाएगी, तो कल से साइड बाय साइड, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो कि चैप्टर सिलेबस के आखिर में आते हैं। और अगर आपको याद हो, हमने जो डिवीजन की थी सिलेबस की डे 1 पर, उसमें हमने इसको मिसकेलिनियस टॉपिक्स में रखा था। यानी ये वो टॉपिक्स हैं जो हर टॉपिक एक दूसरे से अलग है, सिंपल टॉपिक्स हैं, बहुत एंड तक ड्रैग करने का फायदा नहीं है। इसलिए अब आप फरवरी के अंदर ही ये टॉपिक्स भी इंशाल्लाह ताला पूरे कर लेंगे। मीनवाइल आपका सिस्टम में रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा सेकेंड लास्ट सिस्टम है वो चल रहा है, इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम है, और उसके बाद फिर मैं आपको इनहेरिटेंस का चैप्टर कराऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो ये जो है ना, तमाम बच्चे जो है उम्मीद है ग्रुप में मौजूद हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन में रहेगा, कोई क्लास मिस नहीं करेगा, ये क्लास भी रिकॉर्डेड ही होगी। और इंशाल्लाह कल आपको एक सेपरेट सेशन वेंसडे, और उसके बाद फिर जिस दिन मेरे मेरे साथ आपका एक तो ट्यूसडे और फ्राइडे वाला सेशन है, उसके अलावा ये सेशन होगा। यानी अगर हमारा समझ लीजिए कि ओवरलैप भी कर जाता है ट्यूसडे में, तो आपके डबल सेशन आ जाएंगे एक ही दिन में। तो इसलिए ये नहीं समझिएगा, बहुत सारे बच्चों को गलतफहमी हो जाती है कि सर एक सेशन तो हो गया तो दूसरा नहीं होगा। जैसे पिछली क्लासेस में हुआ, मैंने आधा सेशन ब्रेक करके जब दोबारा रिज्यूम किया तो आधे बच्चे गायब हो गए, उनको पता ही नहीं चला कि हमारा सेशन कंटिन्यू हो रहा है। बहरहाल, तो इसलिए ये थोड़ा सा, अच्छा दीवान साहब का नाम मुझे याद आ गया। दीवान साहब आप पिछली क्लास में नहीं थे, एम आई राइट? कहाँ गायब थे जी? सुभान जी दीवान और सर, मैं बाहर गया था अम्मी के साथ। अरे मेरे बच्चे अम्मी के साथ बाहर गए थे तो ऑनलाइन ही क्लास ले लेते कहीं से बैठकर। कोई कोई रिश्ता देखने थोड़ी गई थी अम्मी तुम्हारा, तुम इतने एक्साइटेड थे, नहीं, छोड़ो क्लास भाड़ में जाए। इम्पोर्टेंट चीज थी अच्छा, सर। इंपॉर्टेंट तो वही होगा इस उम्र में, तो अम्मी फिर लड़की देख रही है तुम्हारे लिए, क्या इंपॉर्टेंट है यार। नहीं नहीं, इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, वो तुम कह रहे हो मैं खुद देख लूंगा अपने लिए, है? अम्मी को तकलीफ नहीं दूंगा। चलो, बहरहाल, तो मेरे भाई यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ग्रुप पे डाली जा चुकी है, जो सेशन आपने मिस किया था डिजीज इम्यूनिटी का सेकंड पार्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट कर लिया था, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसका एक बहुत छोटा सा लेक्चर अभी तक हुआ था जिसमें हमने बात की थी कि रिप्रोडक्शन है क्या। तो हमने कोशिश की थी कि रिप्रोडक्शन को एक ऐसे ग्राउंड पे डिफाइन किया जाए जो कि पूरी रिप्रोडक्शन के टॉपिक को कवर करती है। तो हमने डिफाइन किया था कि वो प्रोसेस जिससे कोई ऑर्गेनिज्म अपनी नस्ल बढ़ाता है उसे हम जो है वो रिप्रोडक्शन कहते हैं, जो एसेक्सुअल भी हो सकती है और सेक्सुअल भी हो सकती है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल में बेसिक फर्क क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट्स होते हैं उनकी फ्यूजन रिक्वायर्ड नहीं होती, एक सिंगल गैमीट भी इंडिविजुअल में चेंज हो सकता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वी नीड 2 ऑपोजिट गैमेट्स, हमें 2 गैमेट्स चाहिए होते हैं जो फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद एक नया इंडिविजुअल बनता है। यही बेसिक फर्क होता है। इसके अलावा कोई डेफिनेशन अगर आप लेकर आ रहे हैं तो क्वाइट पॉसिबल कि वो सारी जगह अप्लाई ना हो रही हो। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होती है, यानी फ्यूजन का स्टेप नहीं होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अकेला गैमेट ही जो है वो आगे रिप्रोड्यूस कर जाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देयर इज अ प्रोसेस वेयर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस, ठीक है। उम्मीद है कि सारे बच्चे पिछली क्लास में मौजूद थे, दीवान साहब के अलावा। कोई नया तो नहीं है ना आज? सारे पुराने ही है, ठीक है। चलो, दीवान और दीवान, आप लोगों ने जो अच्छा दोहा 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 है, दुआ है, दुआ तो पुरानी बच्ची नहीं है। दोहा आप क्या फर्स्ट क्लास ले रही हो?
दुहा, जी जी, दोहा है वो। दोहा है। अच्छा, एक हमारे पास दुआ भी है, वो आज गायब है, इसका मतलब है। अच्छा, तो दुआ अब हम क्लास के बाद बाकी बात आपको बताएंगे। अभी के लिए हम आप रिप्रोडक्शन का सेशन ज्वाइन कर रही हो, जिसका ये छोटा सा सेशन लास्ट उसमें हुआ था डिजीज एंड इम्यूनिटी खत्म करने के बाद, और आज आप रिप्रोडक्शन के ही आगे कंटिन्यू करोगी। उसके अलावा हम क्या कर चुके हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब बातें क्लास के एंड पे करता हूं आपसे। तो रिप्रोडक्शन हमने एसेक्सुअल सेक्सुअल डिफाइन किया था, और चूंकि हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, सिस्टमाटिक बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम इस वक्त अपने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो आपके कैम्ब्रिज के हिसाब से है वो है साइंस एंड सिम्टम्स और डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी, या डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के ऊपर हमने बात करनी थी। तो हमने वो अंडर दी हेडिंग ऑफ प्यूबर्टी डिस्कस किया। प्यूबर्टी वो स्टेज होती है जहां पर किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेकेंडरी सेक्सुअल लाइफ शुरू हो जाती है, उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरू हो जाती है, यानी वो फर्टाइल हो जाता है। यानी अगर अब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाएगा तो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है। तो प्यूबर्टी हमने डिफाइन किया था वो स्टेज जिस पर कोई ऑर्गेनिज्म की सेकेंडरी सेक्सुअल लाइफ शुरू हो जाती है, रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरू हो जाती है। फिर मेल और फीमेल प्यूबर्टी को हमने हेड टू हेड कंपेयर किया था। मेल प्यूबर्टी के क्या साइन एंड सिम्टम्स है, और फर्स्ट सिम्टम क्या है, और उसके बाद फिर ऑन गोइंग सिम्टम्स क्या आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि प्यूबर्टी मार्क किससे होगी, रिलीज ऑफ सीमेन से मेल में, और फीमेल में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो से। उसके बाद लेटर ऑन बाकी सिम्टम्स भी, बाकी साइंस भी डेवलप होते चले जाएंगे। लेकिन मार्किंग पर अगर एमसीक्यू आएगा तो मार्किंग जो है वो मेल में रिलीज ऑफ सीमेन, फर्स्ट रिलीज ऑफ सीमेन, और फीमेल में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो को कहते हैं। लास्ट क्लास में जाते जाते मैंने एक सवाल पूछा था जिसका जवाब किसी बच्ची ने दे भी दिया था। मैंने कहा था फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो को क्या कहते हैं, ठीक है, किसी आपने से ही किसी ने जवाब दे दिया था, मुझे याद आता है शायद मिनार्की कहते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो को मिनार्की कहते हैं। ठीक है जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था लास्ट क्लास में, लेकिन एंड टाइम पे किसी ने जवाब दे ही दिया था, तो मुझे भी याद आया, लिखा हुआ नहीं था तो इसलिए लिख दिया मैंने। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, प्यूबर्टी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि प्यूबर्टी आती है तो क्या साइन एंड सिम्टम्स मेल में या फीमेल में डेवलप होते हैं। खुलासा ये था कि सेकेंडरी सेक्सुअल लाइफ शुरू हो जाती है, यानी अब एक मेल भी जो है वो फर्टाइल हो चुका है, एक फीमेल भी फर्टाइल हो चुकी है। यानी अगर ये मेल सेक्स में इन्वॉल्व होता है या फीमेल सेक्स में इन्वॉल्व होती है तो गैमीट्स इसके फर्टाइल है। अगर ऑपोजिट गैमेट इसके पास आ जाता है, फ्यूजन हो जाती है, तो फीमेल कैन कंसीव एंड मेल स्पर्म्स आर एबल टू फर्टिलाइज द फीमेल स्पर्म। तो ये है हमारी प्यूबर्टी के बाद की रिप्रोडक्टिव लाइफ। यहां एक बात जहन में रखनी है कि मेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, इसी में एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं कि मेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाती है, प्यूबर्टी से रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट होती है, और अगर उसमें कोई बड़ा मसला नहीं आता सेक्सुअल सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो टिल डेथ वो रिप्रोडक्टिव लाइफ रहती है। यानी अगर मेल 14 साल 13 साल जो एज ब्रैकेट था हमारा 13 to 15 का, अगर उसमें प्यूबर्टी गेन कर लेता है तो यहां से उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरू होती है। और अगर वो हेल्दी लाइफ गुजारता है तो टिल डेथ, यानी 70 साल में मर रहा है या 75 साल में मर रहा है या 80 साल में मर रहा है या 50 साल में मर रहा है, वो टिल डेथ, अनलेस अंटिल के उसे कोई रिप्रोडक्टिव इशू ना हो जाए, अनलेस अंटिल कोई और मसला ना हो जाए, अगर नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है तो टिल डेथ उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ रहती है। यानी वो सारी उम्र जो है उसके स्पर्म प्रोड्यूस होते रहते हैं, सीमेन प्रोड्यूस होता रहता है, और वो स्पर्म भी जो है वो फर्टाइल स्पर्म्स होते हैं, यानी कि फीमेल एग के साथ अगर फ्यूज हो जाएं तो उसे फर्टिलाइज कर सकते हैं। वो अलग बात है कि एज दी जो है ना एज गोज ऑन, तो वो जो हेल्थ ऑफ स्पर्म होती है वो ग्रेजुअली वीक होती चली जाएगी, लेकिन बहरहाल वो फर्टाइल रहेगा। चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हमेशा बाकी रहेंगे, चाहे वो 90 साल का हो जाए, 100 साल का हो जाए। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। दूसरी जगह पर फीमेल की जब रिप्रोडक्टिव लाइफ की बात देखते हैं तो अजीब अल्लाह ताला का निजाम है। क्या निजाम है कि फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो लिमिटेड है, यानी फीमेल की लाइफ लिमिटेड नहीं है, बट फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है, जो फर्टाइल पीरियड ऑफ फीमेल है वो लिमिटेड है। और वो कहां से है, मिनार्की यानी फर्स्ट मेंसेस से लेकर मेनोपॉज तक। ठीक है जी, फर्स्ट मेंसेस से जो 11 to 13 इयर्स ऑफ एज में नॉर्मली हो रहा है, वहां से लेकर हमारी जो एशियन खवातीन है, खासतौर पे साउथ एशियन जो खवातीन है, उसमें 45 to 50 ये एज ब्रैकेट जिसमें मेनोपॉज आ जाता है। ठीक है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो भी हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जिसमें एट द एंड एग रिलीज हो रहा है, तो वो रिलीज होना बंद हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। तो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है अनलाइक मेल्स वो लिमिटेड है। यानी अगर आप उसको काउंट कर लें, बिल्कुल एक्सट्रीम लेकर 13 और 50 को ले लें, तो आपकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो 30 to 37 ईयर्स की लगभग बनती है। ठीक है ना, तो रिप्रोडक्टिव लाइफ लिमिटेड है एज कंपेयर टू मेल, जहां पर अगर वो 60-70 साल का भी हो रहा है तो रिप्रोडक्टिव लाइफ उसकी गोज ऑन है। ठीक है जी,
तो ये फर्क होता है एक और मेल और फीमेल की प्यूबर्टी के बाद के स्टेज में। फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो लिमिटेड है, और मेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो, अगर उसे कोई सेक्सुअल इशू नहीं होता है या हेल्थ सिवियर खराब होने की वजह से कोई इशू पैदा हो जाए, अलग बात है, डायरेक्टली रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कोई असर नहीं पड़ता। ये एक आखिरी बात थी जो हमने डिस्कस कर ली, बात कर ली, जिक्र कर ली। अब आगे चलते हैं मेरे बच्चा। आज हम लोग जो टॉपिक पहले कवर करेंगे, हमारा प्यूबर्टी और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट का टॉपिक था, ये पूरा हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लास्ट क्लास में भी मैंने काफी सारे क्वेश्चन आंसर किए थे, तो उम्मीद है कि हम आगे जा सकते हैं। तो आज हम पहले बात करना शुरू कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का पूरा करने जा रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जिंदा जानू मेरे बच्चों, ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इसमें ज्यादातर थ्योरी एक्सपेक्ट नहीं की जाएगी, ये ज्यादातर डायग्राम आएगी इसकी, और उसको लेबल करना होगा, और जो लेबल पार्ट्स होंगे उनकी एक एक लाइन के फंक्शंस बताने होंगे। ये क्वेश्चन हमेशा इसी तरह से आया है, और अगर इस तरह से नहीं आता है तो और आसान तरीके से आएगा कि डायरेक्टली आपको 4-5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स के फंक्शंस लिखने होंगे। लेकिन द मोर आइडियल वे टू आस्क दिस टॉपिक इन एग्जाम इज टू गिव यू द डायग्राम, आस्क यू द करेक्ट लेबलिंग, एंड देन आपसे लेबल करवाया जाए, और लेबल करवा के उनके पर्टिकुलर ABCD जो पार्ट लेबल करें उसके फंक्शन पूछे जाए। तो इसलिए आप एक्सपेक्ट करें कि ये आपको ATP पेपर के अंदर, या ये आपको जो है वो पेपर 2 के अंदर, इवन पेपर 1 के अंदर ABCD लेबल्स मिलेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम बनी हुई होगी। डायग्राम बनाना आपके सिलेबस का लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो डायग्राम बनाने के लिए कभी भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपके मार्किंग यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव का पार्ट नहीं है। हाउएवर हम डायग्राम बना भी सकते हैं, कोई इतना बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके रिक्वायरमेंट नहीं है, लेबल होना, लेबलिंग सही आना वो रिक्वायरमेंट है। तो जल्दी से हम जो है वो डायग्राम आपके सामने लगाते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है जी, मेरे पास लेबल डायग्राम ऑलरेडी पड़ी हुई है, लेकिन मैं उसको जानबूझ के विदाउट लेबल आपके सामने जो है ना पेस्ट करूंगा, और फिर एक एक करके हम उसे लेबल करेंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है, तो आप मेरी लेबलिंग को भी समझ पाएंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास सबसे पहले शुरू कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमारे पास बच्चों डायग्राम आ गई है, आप देख रहे हैं लेबल्स मैंने काट दिए हैं ताकि हम समझ सकें। देखो, पहली चीज जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंट है ना, वो एक समझ लीजिए कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे और मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, दोनों में पहला बेसिक डिफरेंस क्या होता है, वो होता है एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटिलिया का। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सटर्नल जेनिटिलिया है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया का मतलब होता है, इसे हम मेडिकली कहते हैं आउटसाइड दी बॉडी है। हमारा जो बॉडी सिस्टम चल रहा है, बॉडी कैविटी चल रहा है, वो बॉडी कैविटी जो है वो अलग है, और उसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, रिप्रोडक्टिव जेनिटिलिया है, वो बॉडी से बाहर है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया कहते हैं। जबकि जब हम फीमेल पढ़ते हैं तो फीमेल में हम क्या कहते हैं कि वो इंटरनल जेनिटिलिया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ज्यादातर बॉडी कैविटी के अंदर शामिल हैं, बॉडी कैविटी के बाहर नहीं है। तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस होता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव। और भी होते हैं, लेकिन पहली चीज जो डायग्राम देखते ही आपको फटाक से जहन में आती है कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया का मतलब समझ गए कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो हैं वो आउटसाइड दी बॉडी कैविटी लोकेट करते हैं, एक अलग से पाउच के अंदर मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है जी, अब सबसे पहले लेबलिंग शुरू करते हैं पाउच से। तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अल्लाह ताला ने उसको ये आप देख रहे हैं, ये मैं ग्रीन लाइन इसके ऊपर बना रहा हूं, ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है जी, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अल्लाह ताला ने स्किन पाउच के अंदर प्रोटेक्ट किया है, और इस स्किन पाउच को हम स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है जी, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ स्ट्रक्चर जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, अल्लाह ताला ने उसे एक स्किन, एक थिन, इलास्टिक और फैट कंटेन करने वाले स्किन फोल्ड के अंदर प्रोटेक्ट किया है, कुशनिंग प्रोवाइड की है, और इसे हम स्क्रोटम कहते हैं। यह ध्यान में रखिएगा, मैं इस साथ साथ फंक्शन भी बताता जाऊंगा, आप लिख लीजिएगा। स्क्रोटम एक थिन फैटी लेयर कंटेनिंग लूज स्किन सेगमेंट है। ठीक है ना, स्क्रोटम क्या है, एक पतली स्किन है जिसमें अंदर फैटी कवरिंग, फैटी कुशनिंग मौजूद है, और लूज स्किन सेगमेंट है, टाइटेंड नहीं है, टोन्ड नहीं है।
और इसका काम क्या है? इसका काम है जो मेल रिप्रोडक्टिव गोनैड्स हैं, जिनको हम टेस्टिकल्स कहते हैं, जो अभी हम लेबल भी करेंगे, उन टेस्टिकल्स को मैकेनिकल इंजरी से भी प्रोटेक्ट करना, और उससे बढ़कर क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको फैटी लेयर दिया, और हम स्किन पढ़ते हुए पढ़ चुके हैं, फैट जो होता है वो थर्मो रेगुलेशन का काम करता है, टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम करता है। तो मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों के जो इस स्क्रोटम के अंदर जो थिन इसके फैट की लेयर है ना, वो स्क्रोटम के टेम्परेचर को मेंटेन करती है ताकि टेस्टिकल्स का टेम्परेचर मेंटेन रह पाए। और यूजुअली याद रखना, क्योंकि हमारा रिप्रोडक्टिव जेनेटिलिया, मेल का रिप्रोडक्टिव जेनेटिलिया आउटसाइड द लिविंग बॉडी है, तो ये लिविंग बॉडी के टेम्परेचर पे नहीं होता। ये एमसीक्यू आ चुका है। हमारी लिविंग बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37.2 और 37.3 डिग्री सेल्सियस। लेकिन याद रखिएगा, स्क्रोटल टेम्परेचर हमेशा लोअर देन बॉडी टेम्परेचर होता है। टेस्टिकल्स को ऑप्टिमल एक्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। थोड़ी सी मैंने चैप्टर के शुरू में बात की थी, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट है, तो जो बात बता रहा हूं इसलिए ताकि साइंटिफिकली आप नॉलेज एक्वायर करो, तो इसको तफरी और हंसी मजाक में नहीं लेना है। क्या समझा मैंने? क्या समझा है कि नॉर्मली ये हमारा जेनेटिलिया जो है आउटसाइड द लिविंग बॉडी है, तो इसीलिए इसका टेम्परेचर लिविंग बॉडी का टेम्परेचर नहीं है, बल्कि इसका टेम्परेचर स्लाइटली लोअर देन लिविंग बॉडी होता है। यानी अगर आप समझ लीजिए कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो इसका टेम्परेचर 36 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है ना। 0.5 0.7 डिग्रीज के आसपास जो है ना लोअर होता है टेस्टिकल में टेम्परेचर, और टेस्टिकल्स के टेम्परेचर को लोअर होना उसके लिए बेनिफिशियल होता है। इसी वजह से, क्यों? क्योंकि टेस्टिकुलर एक्टिविटी जो है वो ज्यादा अच्छी होती है लोअर टेम्परेचर पर, ज्यादा अच्छी होती है स्लाइटली लोअर टेम्परेचर पर। हायर टेम्परेचर पे टेस्टिकुलर एक्टिविटी स्लो हो जाती है, और यही वजह है कि सर्दियों के अंदर जो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं वो ज्यादा बूस्ट अप करते हैं एज कंपेयर टू गर्मियों में। गर्मियों के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो हैं वो स्लो डाउन, सर्दियों में आप देखिए सेहतें अच्छी हो जाती हैं, क्योंकि मेल में जो टेस्टोस्टेरोन है वो हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी है और हमारी मसल ग्रोथ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सर्दियों में क्योंकि बाहर का टेम्परेचर गिरता है, जिससे जो स्क्रोटल टेम्परेचर है वो भी गिरता है, तो जो टेस्टिकल्स की एक्टिविटी होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, और इसीलिए सर्दियों के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो अभी मैं बताऊंगा, टेस्टिकल्स का काम भी है बनाना, तो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ता है, जिससे आपकी मसल ग्रोथ भी बढ़ती है, जिसकी आपकी लिबिडो और जो आपकी बहुत सारी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनमें एनहांसमेंट आती है, उनमें पॉलिशिंग आती है सर्दियों के सीजन में। बहरहाल खुलासा, ये भी स्क्रोटम पे बात हो रही थी, तो स्क्रोटम इज अ थिन लूज स्किन वाला फोल्ड है जो कि फैटी लेयर अंदर की साइड पे कंटेन करता है, और उसका काम है मैकेनिकल कुशनिंग प्रोवाइड करना टू दी टेस्टिकल्स, जिनको ये प्रोटेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ जो है वो अंदर का टेम्परेचर स्लाइटली लोअर देन दी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा, इस डायग्राम में बिल्कुल करेक्ट ओरिएंटेशन है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो किसी पार्ट में तो बता देना। अब उसके बाद आप आ जाते हैं, तो उसके बाद आपको नजर आता है ओवल शेप या राउंडेड शेप हमारे मेल गोनैड्स, और ये मेल गोनैड्स को हम लेबल कर देते हैं टेस्टिकल्स। ठीक है जी। अच्छा, टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस क्या प्लूरल है, और टेस्टिकल जब हम कह रहे होते हैं तो मुराद होता है एक। अच्छा जी, मदी का एक सवाल, ये तुम सेकंड पार्ट बाद में लिख रहे हो, चलो मैं बाद में बताऊंगा इसको। ठीक है जी, मदी ने एक सवाल पूछा है चैट बॉक्स में, जो मैंने मना भी किया था कि नेक्स्ट टाइम चैट बॉक्स में आंसर नहीं करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि मदी से तफरी के लिए नहीं पूछ रहे, उन्होंने लिखा भी है। सर्दियों को आप अगर आप थोड़ा बहुत मूवी शूवीज देखते हैं तो वो दिसंबर के महीने को बड़ा रोमांटिक मंथ तस्वुर किया जाता है। बायोलॉजिकली उसकी एविडेंस ये है कि जो सर्दियां होती हैं उसमें आपके सेक्सुअल हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो डेफिनेटली फिर लिबिडो बढ़ता है, इस वजह से आप उसको रोमांटिक थोड़ा सा तस्वुर कर लेते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो टेस्टिकल पे आ गए बेटा। टेस्टिकल्स हमारे मेल गोनैड्स हैं, ठीक है जी, यही है जिससे मेल की फर्टिलिटी बाकी है। अब टेस्टिकल्स का क्या काम होता है? अल्लाह ताला ने इसे एक पेयर की फॉर्म में बनाया है। मजे की बात बताऊं, बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर, जब आप पैदा हुए थे, कभी नया बॉर्न बच्चा पैदा हो ना, न्यूली बॉर्न बच्चा, जरा उसको हाथ लगा के चेक करना, अगर मेल है तो चेक करोगे कि मेल है तो उसका स्क्रोटम होता है। जब बच्चा न्यूली बॉर्न पैदा होगा, कभी ट्राई करना, घर में कोई बहन भाई कजन वजन पैदा हो तो तुम मेरी बात से फौरन एग्री कर जाओगे कि आप उसके स्क्रोटम को टच करना, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, नॉलेज की नियत से कर रहे हो, स्क्रोटम को टच करना, तो आपको उसके अंदर कोई टेस्टिकल महसूस नहीं होंगे।
कोई टेस्टिकल नहीं होंगे, खाली पड़ा होगा। तो फिर टेस्टिकल किधर चले गए और फिर बाद में कैसे आ गए? तो अंदर बनते नहीं। तो जब आप पैदा हुए थे तो ये टेस्टिकल्स आपके लोअर एब्डोमेन में होते हैं, लोअर एब्डोमेन में होते हैं, और उस वक्त ये बहुत ही छोटे साइज में होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं। और विद इन 2 years ऑफ एज, विद इन 2 years ऑफ एज ये आहिस्ता आहिस्ता डिसेंड करके स्क्रोटम में आ जाते हैं। ये आपके लिए नई बात है, इजाफी बात है। इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी होता है कि जब 2 साल तक टेस्टिकल डिसेंडिंग नहीं होती तो फिर देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम। ठीक है, बाज दफा वो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है और बाज दफा नहीं भी की जा सकती। तो टेस्टिकल जब आप पैदा हुए थे तो आपके स्क्रोटम में नहीं होते हैं, लोअर एब्डोमेन में होते हैं, प्यूबिस के रीजन में होते हैं, और फिर विद इन 2 years ऑफ एज ग्रेजुअली डिसेंड करके यहां पर पहुंचते हैं। तो अब टेस्टिकल क्या है? ओवल शेप बॉडीज हैं और ये मेजर मेल गोनैड्स हैं। इनका क्या काम होता है बेटा? इनका काम बड़ा आसान सा है, 2 मेजर काम है। यही वो सेल्स हैं जो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको आप स्पर्म्स कहते हैं। यही वो सेल्स हैं जो मेल गैमेट्स यानी स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं, और यही वो स्ट्रक्चर हैं जो आपका मेजर हार्मोनल सिक्रीशन, जो टेस्टोस्टेरोन हम कहते हैं, मेन मेजर जो है ना वो सेक्सुअल हार्मोन है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, जो कि हम बता चुके हैं कि सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, चाहे वो मुस्टैच की डेवलपमेंट हो, बियर्ड की डेवलपमेंट हो, हेयर ग्रोथ हो, लिबिडो हो, जो भी जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं, वो सारे टेस्टोस्टेरोन के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं। मोर ओवर, 1 मिनट होल्ड करना बेटा। बच्चों आप मेरे साथ मौजूद हैं? हेलो, अच्छा मैं क्या बता रहा था? हाँ, तो टेस्टिकल्स बेटा ओवल शेप या राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं। पेयर की फॉर्म में है, जब आप पैदा हुए थे लोअर एब्डोमेन में थे, 2 साल के अंदर डिसेंड करके नीचे आते हैं। मेजर मेल गोनैड्स हैं, और अल्लाह भला करे आपका जो है ना, ये 2 मेजर काम कर रहे हैं। पहला, आपके मेल स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्म नहीं होगा तो फर्टिलिटी ही नहीं होगी, और टेस्टोस्टेरोन आपका मेजर मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है जो आपके सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। मोर ओवर, मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि मेल में जो मसल ग्रोथ है ना, वो भी टेस्टोस्टेरोन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो होंगे तो आपके मसल्स जो है वो जो बने हुए भी हैं वो भी वीक होना शुरू हो जाएंगे, और मजीद जो मसल थिकनेस है और मसल पावर आपकी कभी भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है जी, तो ये टेस्टोस्टेरोन का रोल होता है, और दोनों चीजें टेस्टिकल से आ रही हैं। ये 2 चीजें हो गई। अब आ जाओ तीसरे स्ट्रक्चर पे मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से बच्चों। अब जब टेस्टिकल्स ने स्पर्म बना लिए, टेस्टिकल ने स्पर्म प्रोड्यूस कर लिए, तो अब इस स्पर्म को जाहिर है कि आपने फिर आगे भी पहुंचाना है। तो वो आगे कैसे पहुंचाएंगे? तो आप अगर देखें, अंधे ना हो, तो यहां से आप देखें, मैं जिसको येलो हाईलाइट कर रहा हूं, ये एक डक्ट जा रही है, ये सुनो। इस डक्ट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? स्पर्म डक्ट। क्या कहते हैं? स्पर्म डक्ट, या इसका बायोलॉजिकल नेम जो होता है ना, वो होता है वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया या वास डिफरेंस भी कहते हैं, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। और आपके सिलेबस में इसे आसान लफ्ज से कहा गया है स्पर्म डक्ट। क्यों कह रहे हैं स्पर्म डक्ट? कि जब टेस्टिकल्स स्पर्म बना लेंगे तो वो स्पर्म कैसे आएंगे आगे तक? तो भाई वो स्पर्म जो है, साइड से एक बड़ी डक्ट निकल रही है, चौड़ी डक्ट निकल रही है, जो इस स्पर्म को कैरी करती है ऊपर की तरफ कैरी कर रही है, और इसको स्पर्म डक्ट कहते हैं। ये जब स्पर्म डक्ट स्पर्म को लेकर एक सर्टेन लेवल तक आती है, तो एज यू कैन सी दी डायग्राम कि यहां पर इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है जी, ग्लैंड्स हैं। 2 मेजर ग्लैंड्स हमारे पास मौजूद होते हैं। एक ग्लैंड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और दूसरा ग्लैंड होता है कूपर्स ग्लैंड। ठीक है ना, आपके सिलेबस में कूपर का नाम नहीं आ रहा, ठीक है, शायद मैंने नोट्स में दिया हुआ है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड बहरहाल आपको याद रखना है, दोनों इसी लेवल पे होते हैं। नीचे से स्पर्म आ रहे हैं, ठीक है, टेस्टिकल ने स्पर्म बनाया, अब नीचे से स्पर्म आ रहे हैं। जब वो इस लेवल पे पहुंचते हैं, ग्लैंडुलर लेवल पे, जहां पर प्रोस्टेट और कूपर्स ग्लैंड मौजूद है, तो बेटा ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? उन स्पर्म्स के साथ बहुत सारा न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड कर देते हैं, बहुत सारा लिक्विड ऐड कर देते हैं, बहुत सारी प्रोटेक्टिव चीजें ऐड कर देते हैं, ताकि ये स्पर्म की लाइफ बढ़ जाए। देखो, स्पर्म एक लिविंग सेल है। अब अगर इसके पास न्यूट्रिशन इनफ नहीं होगी तो अल्टीमेटली इसकी डेथ जल्दी हो जाएगी, इसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो स्पर्म ने, चूंकि मेल बॉडी से रिलीज होने के बाद
फीमेल बॉडी में जाना है और फीमेल बॉडी में भी उसने कुछ दिनों तक सरवाइव करना है, तो उसके लिए इंतजाम होना चाहिए ना। जैसे आप अगर कैंपिंग के लिए जा रहे हैं दूर जहां पर अवेलेबिलिटी नहीं होगी किसी चीज की, तो अपने साथ सामान लेके जाते हैं, है जी, हिफाजत का सामान भी लेके जाते हैं और खाने पीने का भी लेके जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो ग्लैंड्स हैं इन पर्टिकुलर, ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, नीचे से स्पर्म तो आ रहे हैं, अब स्पर्म के साथ उनको स्विम कराने के लिए प्रॉपर आपको फ्लूइड चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको स्पर्म की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। फिर साथ ही साथ आपको स्पर्म को जो है ना वो प्रोटेक्ट करना है कि फौरन से ये बॉडी से बाहर आते ही खराब ना हो जाए, तो उसके लिए एनवायरनमेंट को मेंटेन करने वाले बफर्स चाहिए। तो ये सारी सिक्रीशंस जो कि स्पर्म की हेल्थ सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है, ये ग्लैंडुलर लेवल पे प्रोस्टेट ग्लैंड और कूपर्स ग्लैंड जो है इसमें ऐड कर देते हैं। और जब ये ऐड हो जाती है स्पर्म के साथ, तो बेटा फ्रॉम दिस लेवल ऑनवर्ड, जहां मैं ऑरेंज से हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो स्पर्म आ रहे थे, नाउ दे हैव मिक्स्ड with lot of content, and now this fluid is totally a change fluid, and we call this fluid the reproductive fluid semen, ठीक है। अब ये कहलाएगा सीमन। सीमन पहले नहीं है, मैंने कहीं पर नहीं कहा कि टेस्टिकल सीमन बना रहे हैं, टेस्टिकल स्पर्म बना रहे हैं। वो स्पर्म जब ग्लैंडुलर सिक्रीशंस के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो फिर एक न्यूट्रिशनल फ्लूइड बनता है स्पर्म के लिए, प्रोटेक्टिव फ्लूइड बनता है जो मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है, एंड देन दैट फ्लूइड इज कॉल्ड सीमन, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड विच कंटेन स्पर्म्स, ऑल द न्यूट्रिशन वैल्यूज फॉर द स्पर्म, प्रोटेक्टिव कंटेंट, एनवायरनमेंट बैलेंस करने वाले बफर, सब कुछ इसमें मौजूद होता है। एंड देन आप यू कैन सी हियर कि ये जो आपका सीमन है, अब मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको लाइट ग्रीन कलर से, यहां पर एक डक्ट अल्लाह ताला ने दी है, ये सीमन जो है इस डक्ट के थ्रू आगे बढ़ता है, एंड दिस डक्ट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। एंड देन अल्लाह ताला ने हमें मजीद एक मस्कुलर ट्यूब दे रखी है, जो आप ये नजर आ रही है आपको, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको, मस्कुलर ट्यूब है, यूरेथ्रा इसके अंदर रन करती है। इस मस्कुलर ट्यूब को हम जो है वो पीनिस कहते हैं, और यूरेथ्रा इसके अंदर रन कर रही होती है। और जनाबे आली जब मेल इजैकुलेट करता है, तो ये सीमन यूरेथ्रा के थ्रू पीनिस से होता हुआ बॉडी से इजैकुलेट कर जाता है, बाहर निकल जाता है। यूरेथ्रा की खास बात क्या है, शायद मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि यूरेथ्रा इज अ कॉमन डक्ट which is used for both semen and urine. As you can see here, this structure is urinary bladder. तो यूरिन यहां आके स्टोर होता है, और ये यूरिन भी जो है वो यहीं से जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू, और जो सीमेन है वो भी यूरेथ्रा के थ्रू जाएगा। तो फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता, मेल के अंदर जो यूरेथ्रा है, इट्स अ कॉमन पाथवे फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन, ठीक है। ऑब्वियसली ये एक साथ मिक्स नहीं होते, लेकिन इट्स अ कॉमन पाथवे, इसी पाथवे को इस्तेमाल किया जाता है, और यूरेथ्रा और पीनिस के थ्रू ही यूरिन भी पास होता है, और यूरेथ्रा और पीनिस के थ्रू ही जो है वो सीमेन भी पास होता है। तो बेटा दैट इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्या क्या स्ट्रक्चर्स हमने बताए, स्क्रोटम done and dusted, testicles done and dusted, then vas deferens done and dusted, then उसके बाद prostate gland और Cooper's gland, उसके बाद साथ में bladder, साथ में यूरेथ्रा और पीनिस। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आती है। यूरेथ्रा का फंक्शन बता दिया, ग्लैंड्स का फंक्शन बता दिया। अच्छा, इसका क्या फंक्शन है हमारा पीनिस का? तो पीनिस जो है वो एक मस्कुलर ट्यूब है जो यूरेथ्रा को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, मेक श्योर कर रहा होता है यूरेथ्रा डैमेज ना हो, और जनाबे आली आसानी से सीमेन और यूरिन रिलीज हो जाए। मोर ओवर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इट इज द पार्ट जो ब्लड फ्लो की वजह से हार्डन हो जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करता है, और वहां पर सीमेन को रिलीज करने का सोर्स बनता है। तो यूरेथ्रा पीनिस का जो है ये रोल है। तो दैट इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। उम्मीद है सारे लेबल्स हमें समझ में आ गए होंगे। स्क्रोटम, टेस्टिकल, स्पर्म डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और पीनिस और सीमेन, सब बातें आपको क्लियरली बता दी। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। अच्छा, एक फसिया ने सवाल पूछा है कि भाई यूरिन और सीमेन मिक्स कैसे नहीं होते? तो बेसिकली बेटा ये जो हमारा वो है ना ब्लैडर, और ये जो हमारा यूरेथ्रा जहां से शुरू होता है, यहां दरमियान में एक रिंग होती है, ठीक है। और ये रिंग जो है ना वो मेक श्योर करती है कि जिस वक्त सीमेन पास हो रहा हो उस वक्त यूरिन रुक जाए, और जिस वक्त यूरिन पास हो रहा हो उस वक्त सीमेन ब्लॉक हो जाए। तो बेसिकली देयर इज अ रिंग ऑफ मसल एट दिस जंक्शन जो कि मेक श्योर करती है कि यूरिन और सीमेन मिक्स ना हो, ठीक है जी। ओके जी, और कोई सवाल आ रहा था, बोले। ये कि कहते हैं पास्ट पेपर्स में आता है कि कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड और कूपर्स ग्लैंड को लेबल करना। तो सर ऊपर कौन सर वो जो है बेटा पास पेपर में उस वक्त आता है जब ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव का पार्ट था। 2020 के बाद जो 20 नहीं बल्कि 21
22-23 से जो आगे सिलेबस है उसमें कूपर्स ग्लैंड नहीं है, इसलिए आपकी बुक में से भी कूपर्स ग्लैंड की लेबलिंग खत्म हो गई है। ओके सर। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, किसी ने सवाल पूछा है एपिडाइडमिस। बेटा मैंने एपिडाइडमिस जानबूझ के नहीं बताया क्योंकि अगेन वो भी हमारे सिलेबस से बारे में अभी किसी को बता देता हूं, पूछा है आपने तो इसलिए बता दूं कि पहले जब सिलेबस होता था ना तो उसमें ये टेस्टिस होता था। अब टेस्टिस में पहले 2 लेवल्स इजाफी होते थे जो अब नहीं है। वो कौन से थे? ये टेस्टिस था। अब टेस्टिस के अंदर इस तरह से पतली पतली ट्यूब्स होती थी जिनमें स्पर्म बन रहे होते थे। ये मैं किसी ने सवाल में पूछा इसलिए बता रहा हूं। इनको कहा जाता था सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। अब ये लेबल जानबूझ के मैंने स्किप किए हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो कि असल में स्पर्म बनाती थी। फिर ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती थी ये ऐसे करके इकट्ठा होती थी, ऐसे कॉइल फॉर्म में ऐसे ऐसे करके इकट्ठा होती थी और यहां पर स्पर्म जमा होते थे। तो इस कॉइल्ड पार्ट को कहा जाता था एपिडाइडमिस। और उसके बाद जब ये लीव करती थी यहां से आगे, जब ये लीव करती थी यहां से आगे ऊपर जाने के लिए, तो इसको हम वाज डिफरेंस या स्पर्म डक्ट कहते थे। ठीक है, तो जिसने भी सवाल पूछा, देखो मैं मना कर रहा हूं चैट में नहीं पूछो, मैं चैट में लिखे जा रहा हूं तुम लोग। तो भाई जिसने सवाल पूछा था वो उसका जवाब उम्मीद है मिल गया होगा कि ये 2 लेवल्स और हुआ करते थे, अब नहीं, आपको याद रखने हैं, जिसमें टेस्टिकल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती थी जिनमें एक्चुअल में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, और उसके बाद फिर वो एपिडाइडमिस जो कि कॉइल्ड पार्ट है जो कि टेस्टिकल के साथ रन करता है उसमें स्टोर होते थे। फिर वहां से जो वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट है इसे ऊपर लेकर आती थी। ठीक है, अब हमने सिर्फ सिंपल ये बात की कि भाई टेस्टिकल ने बना लिए स्पर्म और फिर वो स्पर्म डक्ट कैरी करके ऊपर ले आती है। ठीक है जी, तो ये अब जवाब उम्मीद है मिल गया होगा। सर पीनिस के 2 अभी बताया बेटा। पीनिस का पहला फंक्शन क्या है कि इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जाहिर है एक सेंसिटिव ट्यूब है, यूरेथ्रा थोड़ी मसल है, यूरेथ्रा तो एक डक्ट है, तो यूरिन भी आ रहा है सीमन, यूरेथ्रा डैमेज ना हो जाए तो अल्लाह ताला ने इसको कवर किया एक मस्कुलर ट्यूब से, नंबर 1। तो इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द यूरेथ्रा, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि भाई इट इज द स्ट्रक्चर विच ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स ब्लड प्रेशर चेंज होने की वजह से दिस मस्कुलर ट्यूब बिकम्स हार्डन एंड इट अलाउ मेल टू एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड रिलीज सीमन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो बेसिकली दिस इज द पार्ट विच इज गोइंग टू इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, प्लस this is the part that gives the mechanical protection to the urethra to prevent the damage, direct damage to the urethra। अगर आपको मैकेनिकल इंजरी होती है तो आपका यूरेथ्रा डैमेज होने के चांसेस कम है। जो मस्कुलर ट्यूब है, थिक मस्कुलर ट्यूब है, ये डैमेज होगी और मसल आपको पता है हील हो सकता है, तो मसल लेटर ऑन हील हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। Yes, sir. एनी अदर क्वेश्चंस? आगे बढ़ने जा रहा हूं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, लेवल भी बता दिए और डायग्राम भी बता दिए और जनाब डायग्राम दिखा भी दी, फंक्शन भी समझा दिए, सवालों का जवाब भी दे दिए। कोई मजीद सवाल है या मैं फीमेल की तरफ? नो प्रॉब्लम। नो सर, चलो कंटिन्यू। चलो चलो, थैंक यू भाई। किसी ने इजाजत दे दी है, बस आप नहीं देते तो मैं यही रुका रहता है ना। कितने तुम लोगों को मजे करा रहा हूं मैं। अब आ जाओ बेटा, हेडिंग बना लें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब बिल्कुल इसी तरह से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चूंकि हमने इसको 2 हिस्सों में पढ़ना है। पहला तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, यानी उसके रिप्रोडक्टिव जेनिटल स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बात करनी है, और उसके बाद फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़नी है। तो इसलिए डबल डिस्कशन आ जाती है फीमेल में, तो इसलिए स्ट्रक्चर्स और अच्छे से समझना जरूरी हो जाते हैं। ओह शुक्र है, बर्थ कंट्रोल का एक टॉपिक हुआ करता था वो निकाल दिया है, तो तुम लोगों की बचत हो गई है। बर्थ कंट्रोल का एक टॉपिक बड़ा ही अजीब सा हुआ करता था ओ लेवल्स में। शुक्र है कि अब आपकी जान छूटी है, वरना ये फीमेल में 3 हिस्से आ जाते थे, पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल और फिर उसी रेफरेंस में बर्थ कंट्रोल। खैर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आ गए भाई। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम भी आपके सामने उठा के रखते हैं, विदाउट लेबल्स रख लेते हैं, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको समझेंगे कि क्या गेम चल रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, डायग्राम नजर आ रही है भाई सबको? Yes, sir. यस सर। अच्छा मेरे बच्चे, एज यू कैन सी इन द डायग्राम के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इंटरनल जेनेटिलिया है। आप देखें मेल वाले डायग्राम में ये बॉडी से बाहर था,
ठीक है, ये आपकी प्यूबिस रीजन है और उसके सामने फ्रंटल पोर्शन पे था, जैसा कि मैंने कहा था एक्सटर्नल जेनिटिलिया है। बट मेल की जगह जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं तो पूरा का पूरा जेनिटिलिया आपको बॉडी के अंदर ही दिखता है, बॉडी कैविटी के अंदर ही दिखता है, प्यूबिस रीजन में दिखता है। और यहाँ पर ना ये कमबख्त ये वाला सिस्टम, इसमें एक और गड़बड़ है, मैं एक और डायग्राम दिखाता हूँ इसकी आपको साइड से, क्योंकि एमसीक्यू वाले उसमें साइड से आ जाता है, इसका लैटरल व्यू आ जाता है और वहां पर अक्सर बच्चे मैंने देखा है कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि उनको पता होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, लेकिन बस कंफ्यूजन हो जाती है। साइड से देख, तो क्यों ना इसको साइड से भी देख लिया जाए, ठीक है, क्योंकि साइड से देखने में ना बाज़ दफा इसकी लेबलिंग में फजूल में मिस्टेक हो जाती है, जो होनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है जी, लेकिन ये क्या हो गया यार, एक मिनट रुक जाओ। आ रही है डायग्राम नजर दूसरी वाली? नो सर। अब आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, तो हम पहले ऊपर वाला देख लेते हैं, ये साइड से हम देख रहे हैं, लेटरल व्यू है, ठीक है जी। तो साइड वाला बाद में बताऊंगा, पहले सामने वाला जो मेजर स्ट्रक्चर। तो पहली चीज जो हमें वाज़ेह तौर पे नजर आती है कि वो है इंटरनल और एक्सटर्नल होने का डिफरेंस, ठीक है। इंटरनल जेनिटिलिया है, अल्लाह ताला ने खूबसूरती का इंतहा कर दी कि मेल का पूरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है ना, नुमाइश नहीं बनाया बल्कि उसको बॉडी के अंदर ही डाल दिया। अब आ जाए बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम जब देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम उसे वाइट जो स्ट्रक्चर आपके सामने नजर आ रहा है, ये वाला, यहां से शुरू करें तो हमें सबसे पहले पेयर ऑफ फीमेल गोनैड्स नजर आते हैं जो कि प्यूबिस रीजन में ही मौजूद है। अगेन जैसे मेल में पेयर था, यहां भी पेयर है, लेकिन इस पेयर को हम क्या कहते हैं भाई? ओवरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरीज। क्या कहते हैं? Ovaries. अच्छा, अनलाइक मेल में अभी बताया था मैंने कि गोनैड्स जो होते हैं वो प्यूबिस में होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके स्क्रोटम में आते हैं। तो फीमेल में शुरू से ओवरीज यही होती है और यहीं रहती है, कहीं भी नहीं जाती। फीमेल में कहीं घूमना घामना नहीं है, यहीं रहेंगी, ठीक है जी। उसके बाद आप देखते हो कि जो ओवरीज है, एग शेप ओवरीज, दीज आर कनेक्टेड टू अ ट्यूब, ठीक है ना। ये ट्यूब आपको नजर आ रही है, ये करके ये ट्यूब नजर आ रही है आपको, ये ट्यूब नजर आ रही है, और इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब। और सिंपल लफ्जों में ओविडक्ट भी कहते हैं। आगे जाके तुम पढ़ोगे कि ओविडक्ट असल में अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन तुम्हारी बुक में सेम ही दिया हुआ है। फेलोपियन ट्यूब इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर और इसके अंदर एक छोटी सी डक्ट चल रही होती है, इसको ओविडक्ट कहते हैं। यानी एक्चुअल सेंस में ये ऐसा है कि ये समझो कि फेलोपियन ट्यूब है और इस फेलोपियन ट्यूब में ना ऐसे करके एक डक्ट चल रही होती है जिसको हम ओविडक्ट कहते हैं। तो ये दो अलग स्ट्रक्चर है, बट बुक में पता नहीं क्यों एक जैसा दिया हुआ है। खैर पर आगे जाके तुम्हें पता चलेगा कि दोनों अलग चीजें। अभी के लिए फेलोपियन ट्यूब में ही ओविडक्ट है। शायद इस रेफरेंस से चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करने के लिए एग्जाम कर रहे हैं, ऐसे बुक में ऐसे दिया हुआ है। तो ओवरीज हैं जो पेयर ऑफ गोनैड्स हैं, एंड दोनों ओवरीज जो हैं वो कनेक्टेड हैं एक ट्यूब से, जिसे हम फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहते हैं। और उस ओविडक्ट को, दोनों ही ओविडक्ट्स आकर खुलती हैं एक ब्रॉड पार्ट में, वी और यू शेप पार्ट, ठीक है। और इस वी और यू शेप मस्कुलर पार्ट को हम क्या कहते हैं? अरे बोलो, क्या कहते हैं? यूट्रस। क्या कहते हैं भाई? यूट्रस। बोलो भाई। क्या देखो फिर समझो, इंटरनल जेनिटिलिया है, हमने स्टार्ट किया गोनैड के पेयर से। गोनैड्स क्या कहलाते हैं? फीमेल के ओवरीज, पेयर मौजूद है, दोनों ओवरीज एक ट्यूब से कनेक्टेड है। वो ट्यूब क्या है? राउंडेड ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहलाती है। वो दोनों ट्यूब्स आके एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड चेंबर में खुलती हैं। मस्कुलर चेंबर है, मसल से बना हुआ, जिसे हम यूट्रस कहते हैं, जो यू या वी शेप्ड होता है। उसके बाद आप देखें तो यूट्रस एक काफी ब्रॉडर चेंबर है, लेकिन फिर यूट्रस की अगर आप दूसरी साइड पर आ जाते हैं तो वो नैरो हो जाता है। एज यू कैन सी हियर, यहां पर यूट्रस क्या हो गया है? नैरो हो गया। ये जो नैरो एंड ऑफ द यूट्रस होता है इसे सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विक्स। सर्विक्स, ठीक है। ये जो नैरो पार्ट है जहां यूट्रस एंड होता है, यूट्रस का एंड, इसे सर्विक्स कहा जाता है, ठीक है भाई साहब, सर्विक्स कहलाता है। और उसके बाद, सर्विक्स के बाद ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, जिसे अब मैं यहां ग्रीन से हाईलाइट करूंगा, इसे आप विजाइनल कैनाल या विजाइना कहते हैं। विजाइना कह लें या विजाइनल कैनाल कह लें, ठीक है, विजाइना या विजाइनल कैनाल कह लें। ये पूरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो इंटरनल जेनिटिलिया, सिवाय दो स्ट्रक्चर्स के। जब आप विजाइना से भी बाहर आते हैं, आउटसाइड द बॉडी, तो फिर फीमेल के अंदर जो है वो, जिसको हम कहते हैं विजाइनल लिप्स, ठीक है, वो मौजूद होते हैं। स्किन फोल्ड है, जैसे मेल में स्क्रोटम है, फीमेल में वैसा तो नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि, पता नहीं ग्रीन में नजर भी आ रहा है नहीं आ रहा, कोई और कलर से बना देता हूं। इस तरह से विजाइनल लिप्स मौजूद होते हैं। विजाइनल या सिंपल इसको लिप्स कह लें आप, ठीक है, जिनको अभी मैं इनको लेबल कर दूंगा, जिनको लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा कहते हैं। तो ये हमारा फीमेल का जो है ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बेसिक सा। मेजॉरिटी ऑफ
ऑल दी स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो कि वो इंटरनल टू द बॉडी मौजूद है, और कुछ सिर्फ एक फोल्ड है स्किन जिसको हम विजाइनल लिप कहते हैं, वो आउटसाइड द बॉडी विजिबल है। बाकी के सारा स्ट्रक्चर जो है वो इनसाइड द बॉडी है। अगर हम साइड से देखते हैं तो हमें एक और फर्क नजर आता है। देखो साइड से देखें तो एज यू कैन प्रिडिक्ट, साइड से देखने में कि ये क्या होगा, ये ओवरीज है, यस और नो, बोलते जाओ भाई, ये ओवरीज है, Yes. ये ओविडक्ट है या yes. फैलोपियन ट्यूब है, यस और नो। ये जो यू शेप पार्ट है ये वाला, ये क्या हो गया, यूट्रस हो गया। अबे हाँ ना तो बोल दो। Yes. Yes, sir. Yes, हेलो, sir. फिर यूट्रस जहां जाके नैरो हो रहा था, ये क्या हो जाएगा, सर्विक्स हो Cervix. जाएगा। उसके बाद Cervix. क्या बला होगी, ये वेजाइनल कैनाल होगी। लेकिन तुम देखो फीमेल के अंदर ये क्या बला चल रही है बेटा, ये है ब्लैडर। क्या है, ब्लैडर। Bladder. ये है Bladder. यूरेथ्रा, Bladder. ब्लैडर, एंड दिस इज यूरेथ्रा। एज यू कैन सी कि दोनों बिल्कुल अलग हैं। मेल में ऐसा नहीं था, यूरेथ्रा से सीमन भी आ रहा था, यूरेथ्रा से ही यूरिन भी आ रहा था। लेकिन अल्लाह ताला ने फीमेल में ऐसा नहीं रखा, बल्कि पीछे की तरफ होता है यूट्रस और वेजाइना, और आगे की जो ओपनिंग है वहां से यूरेथ्रा आता है, जहां से यूरिन आता है। तो फीमेल में यूरिन जो है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मिक्स नहीं होता, बल्कि बिल्कुल सेपरेट पाथ से मूव कर रहा होता है। और इसी वजह से, याद करो मैंने शायद एक्सक्रीशन में पढ़ाया था, याद करो एक्सक्रीशन में बताया था कि वो जो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है और यूट्रस के अंदर बेबी बहुत ग्रो हो जाता है, तो इवेंचुअली अगर तुम इस एनाटॉमी को देखो तो नजर आ रहा है यूट्रस कितना प्रेशर लगाएगा ब्लैडर पे। अरे बोलो ना, साइज Yes, देखो, sir. अंदर बेबी Sir. 9 महीने का ग्रो कर गया है तो यूट्रस कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा ब्लैडर पे। तो इसीलिए फीमेल में मैंने क्या बताया था एक्सक्रीशन पढ़ाते हुए कि ड्यूरिंग द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी क्या Frequent. देखते हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है। जरा सा छींका, जरा सा खांसा, यूरिन खुद ब खुद निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, क्योंकि पीछे से इतना प्रेशर होता है ब्लैडर के ऊपर कि जिसकी वजह से जरा सा भी अगर आपकी इनबैलेंस फोर्स होती है तो वो आपके यूरिन को रिलीज कराने का सबब बन जाती है। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Sir. Yes, sir. ठीक है, ये मैंने साइड से इसलिए दिखाया कि जब ये वाली डायग्राम आती है ना, अच्छा अक्सर ऐसे गधे भी मौजूद है मार्केट में जो इस ब्लैडर को ना वो क्या नाम है यूट्रस लेवल करके आ जाते हैं। ठीक है जी, और ये पीछे वाले यूट्रस को रेक्टम लेवल कर देते हैं। रेक्टम ये रहा, ये रेक्टम है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला व्यू देखना फीमेल के लिए अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको साइड से भी समझ में आए कि कौन सा, पीछे रेक्टम है, आगे ब्लैडर, दरमियान में यूरिनरी, दरमियान में रिप्रोडक्टिव ट्रैक मौजूद है जिसमें आपके पास ओवरीज भी हैं और यूट्रस भी है और ब्ला 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 ब्ला। इज दैट क्लियर बच्चों? ये पार्ट समझ में आते हैं? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अच्छा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक एक लाइन में जरा फंक्शन भी सुन लीजिए इनका। तो ओवरीज चूंकि फीमेल गोनैड्स हैं, मेजर फीमेल गोनैड्स हैं, तो इनका क्या काम है? इनका पहला काम क्या है? ये है जो एग्स, जैसे मेल गैमेट्स स्पर्म्स थे, इसी तरह फीमेल गैमेट्स एग्स होते हैं। तो मेच्योर एग्स को प्रोड्यूस करना, रिलीज करना, ये ओवरीज का काम है पहला। ठीक है, अच्छा मजे की बात बताऊं आपको, ये आप हैरान हो जाएंगे जान के। लड़कियों तवज्जो से सुनो, जब कोई बच्ची पैदा होती है तो तकरीबन उसके दोनों, एक ओवरी के अंदर कम से कम, जब पैदा हो गई, पैदा होने से पहले तो और अलग नंबर होता है, लेकिन जब पैदा हो गई, दुनिया में आ गई, तो ऑलमोस्ट एक ओवरी के अंदर तकरीबन 450 के करीब जो है ना, आप यूं समझ लीजिए इममेच्योर एग्स होते हैं। इममेच्योर एग्स एक ओवरी में, और दोनों ओवरी में ऑलमोस्ट 900 के करीब हो गए। और हर इममेच्योर एग अगर प्रॉपर्ली मेच्योर कर जाए तो वो एक मेच्योर एग में कन्वर्ट हो सकता है। तो खुलासा ये कि एक फीमेल जब पैदा होती है, अगर उसके सारे एग्स किसी तरह मेच्योर कर जाते और सारे एग फर्टिलाइज हो जाते, तो एक ह्यूमन फीमेल की कितनी कैपेसिटी होती, कितने बच्चे पैदा हो सकते थे भाई? हर एग अगर फर्टिलाइज हो जाता, अबे तो कितने बच्चे पैदा हो सकते थे? 900 बच्चा पैदा हो सकता था। कितने बच्चे पैदा हो सकते थे? 900। क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? कभी सुना है किसी फीमेल के 900 बच्चे हैं? नो सर। No. कभी सुना है किसी फीमेल के 900 बच्चे हुए? नहीं सुना होगा आपने। No, sir. मैं कल 4-5 साल पहले मैंने सुना गया था, वो टीवी पे ही देखा था कि सऊदी में कोई बलोच भाई थे हमारे, सऊदीया में रहते थे, बलोच थे वो, और मजे की बात ये कि एक टांग से माजूर थे, ये लंगड़े थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके 98 बच्चे थे। कितने? 98 बच्चे थे। 98 बच्चे थे मोहतरम के। उनकी अपनी उम्र तकरीबन 60 के आसपास थी। ठीक है, और एक बीवी से नहीं थे ऑब्वियसली, 4 या पता नहीं 5 बीवियों से, पता नहीं कितनी बीवियों से थे। 98 बच्चे थे। और जब इनका इंटरव्यू ले रहे थे ना, तो उन्होंने क्या पूछा कि भाई आप क्या चाहते? कहते भाई मैं पूरी सेंचुरी पूरी करना चाहता हूँ। ठीक है ना, 100 पूरी करना चाहता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने कर भी ली होगी, जितने वो पुर उम्मीद दिख रहे थे, यकीनन कर ली होगी।
तो ओवरीज जब यानी ओवरीज के अंदर बहुत सारे इमेच्योर एग्स होते हैं, जाहिर है सारे मेच्योर नहीं होते। खुलासा ये है कि ओवरी का मेजर फिलहाल काम क्या है कि मेच्योर एग प्रोड्यूस करना, और फिर ओवरी के अंदर फीमेल का सेक्सुअल हार्मोन बनता है जिसे ईस्ट्रोजन कहते हैं, और भी हार्मोन बनते हैं जिसे हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। लेकिन जिस तरह मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन बन रहा होता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और साथ ही साथ मसल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसी तरह बच्चों फीमेल की ओवरीज में ईस्ट्रोजन बनता है। और फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जिसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट की आ जाती है, मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट आ जाती है, बॉडी फिजिक, लिबिडो, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ आ जाता है। ये सब ईस्ट्रोजन से कंट्रोल हो रहा होता है, ईस्ट्रोजन कर रहा होता है। और मोर ओवर जिस तरह मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन अदर देन रिप्रोडक्टिव फीचर मसल की ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, इसी तरह बच्चों फीमेल के अंदर जो ईस्ट्रोजन होता है ये रिप्रोडक्टिव फीचर्स के अलावा बोन हेल्थ और बोन ग्रोथ को फीमेल में कंट्रोल करता है। समझ रहे हो बात को? अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट सोशल मुद्दा आने वाला है, मैं बिल्कुल दिल बर्दाश्त होने वाला हूं। देखो मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था, इंशाअल्लाह तुम्हें मेडिसिन की प्रैक्टिस की तौफीक दे। जो लड़के हो ना, जरा कान खोल के सुन लो, लड़के होने पर शर्माने लगोगे जब तुम्हारी 3rd ईयर मेडिसिन से गायनी का वार्ड करना तुम्हारे लिए मैंडेटरी होगा। एक ऐसा वार्ड जो 3 साल लगातार करना होता है, ऑप्शन नहीं होता इसे लीव करने का। और बीइंग अ मेल जब आप पाकिस्तान जैसी जगह में, और वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसी जगह जहां बलोच, सिंधी और जो हमारे कबायली इलाके की खवातीन है जो बेचारी सख्त शरई पर्दा करती हैं, वो आ रही होती हैं, और बीइंग अ मेल डॉक्टर आप जाकर उनका एग्जामिनेशन करें और उनसे जाके प्राइवेट क्वेश्चंस पूछें, ये अपने आप में ही मर जाने जैसा महसूस होता है। ठीक है, यही डर लग रहा होता है कि इसका शौहर ही ना पकड़ के हमें कूट दे कि तुम हमसे क्या क्या सवाल पूछ रहे हो। तो बताने का मकसद यहां पर यह है कि बेटा फीमेल के अंदर जो ईस्ट्रोजन लेवल्स होते हैं ना, ये ना सिर्फ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, रिप्रोडक्टिव फीचर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, बल्कि फीमेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं लड़कियों, तुम लोग की बहुत अभी कम उम्र है, अभी इंसान की बच्ची बनो, और अब जो बात बता रहा हूं ये सीखो और जिंदगी में अप्लाई करो, तो ताकि आगे जाके तुम्हें परेशानियां ना हो। तुम्हें तुम्हारे परेशानियों के बताने लगा हूं कि बेटा ये ईस्ट्रोजन का जो लेवल है ये आपके बोन की हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। इसमें बड़ी कैंपेन चल रही है दुनिया भर में, बहुत कैंपेन चल रही है, पाकिस्तान में भी चली है, लेकिन आप वो मटेरियल देखते नहीं, इंस्टाग्राम पे आपकी रील में कुछ और ही आता है। वो क्या है कि ईस्ट्रोजन लेवल हमारी फीमेल के आजकल बिल्कुल ठीक नहीं। हमारी जो बच्ची है जब वो प्यूबर्टी को पहुंचती है, अब उसी वक्त ईस्ट्रोजन लेवल ठीक नहीं होते, इसीलिए प्यूबर्टी से ही कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। प्यूबर्टी से ही 100 किस्म के मसले हैं, किसी के कुछ मसले हैं, किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं हो रहा, किसी का बहुत ज्यादा रेगुलर हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ मसला हो रहा है, किसी का कुछ मसला हो रहा है। और फिर क्या होता है, जब असल में प्यूबर्टी के बाद अगर आपके एग्स प्रॉपर्ली मेच्योर ना होना, तो फिर वो सिस्टिक होने शुरू हो जाते हैं। तो आप फॉलिकुलर सिस्ट बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल्स के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी, जिसमें हमारे एग्स जो है वो नाकारा होते चले जाते हैं। अब जब एग्स नाकारा होते चले जा रहे हैं, कल को इसकी शादी होगी तो कंसीव ही नहीं कर पाएगी, एग्स इनके नाकारा बैठे हैं सारे। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ा मसला हमें नजर आ रहा है कि नॉर्मली क्या होता था, जब फीमेल जो है ना मिनार्की से शुरू होती थी और मेनोपॉज पे जाके एंड करती थी, उसके बाद ईस्ट्रोजन लेवल गिरते थे, क्योंकि जाहिर है मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती तो ईस्ट्रोजन लेवल भी गिरना शुरू हो जाते थे। और उसके बाद जो हमारी फीमेल थी उसकी बोन हेल्थ कमजोर होना शुरू हो जाती थी। लेकिन अगर उसने सारी जिंदगी अच्छा खाया पिया है तो उसकी बोन हेल्थ इतनी कमजोर नहीं होती थी कि वो बहुत ज्यादा प्रोन टू डैमेज हो जाए। लेकिन आज मसला क्या है, आज तो मसला ये है कि हमारी जो बच्ची है 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की, मैंने खुद एज ए डॉक्टर चेकअप किया है भाई, 22 साल की लड़की है, 23 साल की लड़की है, और क्या हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। आपने सुना होगा ये टर्म ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें एक सिंपल सा डिसऑर्डर है जिसमें हमारी जो बोन है वो पोरस होने लग जाती है, बोन हेल्थ खत्म होने लगती है, बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी कम होने लगती है, बोन प्रोन टू फ्रैक्चर है, जरा सा पाँव मुड़ा फ्रैक्चर हो गया, जरा सी चोट लगी फ्रैक्चर हो गया। और जब बॉडी की फाउंडेशन इन कमजोर हड्डियों पे खड़ी होती है तो फिर तो वारे निहारे हो जाते हैं, लसन लग जाते हैं। और अगर अल्लाह ना करे सोने पे सुहागा इस फीमेल ने कंसीव कर लिया और कंसेप्शन के दौरान वो जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है वो और ज्यादा बेबी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने लगे और बोन हेल्थ और पुअर हो जाए, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 100 किस्म के मसले हो जाते हैं, ड्यूरिंग लेबर फ्रैक्चर हो जाती हैं हड्डियां। तो 100 किस्म के मसले पैदा हो रहे हैं, किस वजह से, ईस्ट्रोजन लेवल ठीक ना होने की वजह से। ईस्ट्रोजन लेवल ठीक ना हो। अब सवाल ये है कि भाई पहले तो फीमेल में ठीक होते थे, पहले तो फीमेल 10-10 बच्चे पैदा करके भी सेहतमंद रहती थी, आज की फीमेल एक बच्चा भी नहीं बेचारी से होता है और उसकी हेल्थ खराब हो जाती। क्यों ऐसा हो रहा है? पीछे से ईस्ट्रोजन लेवल कम आ रहे हैं बेटा। ईस्ट्रोजन आपका बहुत एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अब सवाल आएगा सर इतनी डरा रहे हैं, जरा कुछ सोल्यूशन भी तो बताइए। तो भाई बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर आपको बताता हूं सोल्यूशन क्या है। ईस्ट्रोजन क्यों कम हो रहा है? तो ईस्ट्रोजन, ये मेरी बात नहीं है, आप गूगल करेंगे आपको हजारों ब्लॉग मिल जाएंगे इसके ऊपर लिखे हुए, मेडिकल रिसर्चेस मिल जाएंगी। मेरे बच्चे, हमारी फीमेल की डाइट इंतहाई घटिया, इंतहाई पुअर डाइट है, खासतौर पर जो हमारी साउथ एशियन पॉपुलेशन है, इंडिया और पाकिस्तान की, इनकी डाइट तो बिल्कुल ही घटिया है।
बांग्लादेश की फिर भी अच्छी है, और बाकी जो हमारी बाहर मुल्क वाली ये अल्हम्दुलिल्लाह तगड़ा खाती हैं। इनमें आप देखें अभी भी जो गिनीज में लेटेस्ट रिकॉर्ड है सबसे लेट एज पे डिलीवर करने का, वो यूएस की खातून का 67 ईयर्स ऑफ एज पर उसने माशाल्लाह हेल्दी बेबी को डिलीवर किया। 67, सोच सकते हैं आप लोग, हमारी यहाँ नानियां दादियां 67 तक नहीं पहुंच रही। किसी के तस्वुर में भी आ सकता है कि 67 ईयर्स ऑफ एज पर जाके कोई फीमेल हेल्दी बेबी को डिलीवर करेगी विदाउट एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन? वहां किया है खातून ने। तो क्यों? वहां पर ओवरऑल लाइफस्टाइल अच्छा है, एक्सरसाइज का रूटीन है, डाइट अच्छी है, लोग सेंसिबल हैं प्रोटीन इंटेक को लेकर, मुख्तलिफ चीजें, वहां भी बुराइयां हैं लेकिन ये इस मामले में कम से कम है। हमारी फीमेल का क्या है, बचपन से जी फ्राइज और जनाब केएफसी चिकन, मैकडोनल्ड चिकन, यही खा खा के जो है ना जिंदगी गुजार रहे हैं। सब्जी खानी नहीं है, गोश्त, मैंने बहुत सारी बच्चियों को देखा है, अपने फैमिली में देखता हूँ जनाब, वो बीफ का गोश्त नहीं खाते, मटन नहीं खाते, क्या खाना है, वो ये भूसे जैसा चिकन खाना है अलग। तो मैं बता ही रहा था कि आप हजारों ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे जो ब्रॉयलर चिकन है, जो फार्मी चिकन जिसको हम कहते हैं, जो आपको मार्केट में मिल रही है। देसी मुर्गी तो खाने वाले पंजाब में बैठे होंगे, बस पंजाब वाले लोग ही खाते हैं देसी मुर्गी, वरना कराची में जो लोग रहते हैं या बड़े मेट्रो सिटीज में, वो सारी वो फार्मी मुर्गी खाने वाले जिसको फीड पे ग्रो कराते हैं। ये मेरी बात नहीं है, ये मुत्तफिक बात है कि जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, वो है उस ब्रॉयलर चिकन से। जो ब्रॉयलर चिकन जिस फीड पर उसके ग्रो कराया जाता है, वो आपकी ओवरीज में सिस्ट, आपके एस्ट्रोजन लेवल को नीचे लाने में सबसे इस वक्त सबसे ज्यादा अलार्मिंग फैक्टर है। इसलिए चिकन आप अगर खाते हैं बहुत ज्यादा, तो अव्वल तो ये कि चिकन का खाना कम करें, उसके साथ फिश और मीट को ऐड करें, जो बटन है या बीफ है उसको ऐड करें। दूसरी चीज ये कि अपनी एक्सरसाइज ऐड करें, और ब्रॉयलर चिकन की जगह कोशिश करें कि जो देसी चिकन होती है जिसे घरों में ग्रो कराया जाता है, अपने घर में कोई छोटी जगह मुख्तस कर लें, या मार्केट में भी तो देसी चिकन मिलती है। तो आप देखो, दुकान पे खड़े होकर देखना कि देसी चिकन की छाल खावल जब वो खींच रहा होता है तो कितनी मुश्किल होती है, उसका गोश्त कैसा होता है कलर में, और ये फार्मी बेचारी बिल्कुल ऐसा लगता है रुई की तरह, ऐसे खींचो ऐसी खुद जा जाती है, बिल्कुल उसके ना उसमें कोई प्रोटीन है, बल्कि जो अज्जा जिससे वो न्यूट्रिशन लेकर वो तेजी से ग्रो करती है, वो उसके इतने ज्यादा टॉक्सिक और हार्मफुल है कि वो फीमेल की ओवरीज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे एस्ट्रोजन लेवल कम होते हैं, फॉलिकुलर सिस्ट होती हैं, पीसीओसीज नामी एक बड़ा कॉमन इशू है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, वो पैदा होता है, एंडोमेट्रियोसिस पैदा होता है। खुलासा यह कि फीमेल में बहुत सारी सेक्सुअल इश्यूज का सबब एस्ट्रोजन का प्रॉपर लेवल ना होने का होता है, और उसका एक बहुत बड़ा ट्रिगर जो है ना, वो फार्मी चिकन है, जो आप दिन रात खा रहे हैं। अपने अपने गिरेबानों में झांकें, चिकन के अलावा भी और ग़िज़ाएं अल्लाह ने बनाई हैं, उनको अवॉइड करें। कभी खा ली ठीक है, लेकिन उसके साथ मीट दूसरा जो है और जो वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल करें। दूध हमेशा अपनी डाइट में शामिल रखें, कैल्शियम इंटेक अच्छा रखें ताकि हड्डियां कमजोर ना हो। क्यों बेटा, ये मैं फिक्र में बड़ा होने के नाते और एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते बता रहा हूं कि जब 25, 26, 27, 30 में जाके कल को कभी ना कभी तो शादी होगी, है जी, सारी जिंदगी अकेले गुजारने का तो नहीं सोचा। तो बेटा जब आपकी लाइफ में चेंज आएगा, जब आप कंसीव करोगी कभी ना कभी जाके जिंदगी में, चाहे शादी करके या शादी के बगैर, पता नहीं किस माइंडसेट वाले हो, तो अल्टीमेटली जो उस वक्त आपकी बॉडी में हार्मोनल फ्लक्चुएशन आएगी, उसमें रियलिटी खुल के सामने आ जाएगी। तो अगर तुम्हें सारी जिंदगी एक हेल्दी वुमेन रहना है, तुम्हें 45 इयर्स ऑफ एज में भी एक वर्किंग वुमेन और एक हाउस जो है ना मैनेजिंग वुमेन भी बन के रहना है, अपने आप को दूसरों पे बोझ नहीं बनाना। वो पेंगुइन वाली वॉक जो खवातीन में होती है, देखा होगा ना आपने अपने खानदान में, जरा देखो, बड़े बहुत सारे बड़े तुम्हारे ऐसे आ जाएंगे, वो पेंगुइन की तरह चलते हैं। वो पेंगुइन वॉक को अवॉइड करना है, तो मेरे बच्चे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं हमेशा एक जुमला कहता हूं, मेरे टीचर कहा करते थे कि एक सेहतमंद मर्द होगा ना तो अपने घर को सेहतमंद बना पाएगा, लेकिन एक सेहतमंद औरत होगी वो अपनी नस्ल को सेहतमंद बना पाएगी, तो हमारी नस्ल सेहतमंद पैदा होगी। आजकल 100 किस्म के मसले जनाब, नॉर्मल डिलीवरी से ऑपरेशन पे चले जाते हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, माल न्यूट्रिटेड बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई आरडीएस से मर रहा है, कोई कुछ मर रहा है, बच्चे कमजोर हैं जनाब, ब्रेस्ट फीडिंग में मिल्क रिलीज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारी फीमेल की सेहत का ध्यान ही हम नहीं रखते। तो ये लड़कों को भी कहता हूं, अपनी बहनों अपनी माओ का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए आपको, और लड़कियों आपको भी कहता हूं, कोई और ध्यान रखे ना रखे, अपना ध्यान खुद से ज्यादा रखना है। अपनी सेहत का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मेल के मुकाबले में एक फीमेल की सेहत का कम से कम 4 गुना बेहतर होना जरूरी है। और जिन लोगों को ये एक स्टैंडर्ड स्टीरियोटाइप मिल गया है, यदि 0 फिगर होगा तो हम खूबसूरत दिखेंगे, भाई भाड़ में गया ऐसा, ये 100 किस्म के मसले पैदा करने वाला है। उन सेलिब्रिटीज को मत देखो जो एक मॉडल की तरह जिंदगी गुजारते हैं, सब इंसान की तरह, इंसान के बच्चों की तरह जिंदगी गुजारनी है। तो इन जनरल में आपको, शायद पहले भी जुमला मैंने कहा है कि फीमेल या मेल की बॉडी बिल्कुल दुबली पतली नहीं होनी चाहिए, बल्कि थोड़ी चबी होनी चाहिए, थोड़ा एडिपोज होना चाहिए।
ठीक है, क्यों होना चाहिए? बेली, पॉट बेली नहीं होनी चाहिए, लेकिन एडिपोज टिश्यू होनी चाहिए, फैट इनटेक भी होना चाहिए, क्योंकि जितने भी हार्मोन हम मेल और फीमेल में पढ़ रहे हैं, चाहे वो ईस्ट्रोजन हो या टेस्टोस्टेरोन हो या प्रोजेस्टेरोन हो या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो या एफएसएच हो, ये सारे हार्मोन फैट से ड्राइव होते हैं। तो इसलिए एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बिल्कुल फैट कट डाउन पे चली जाती है, डाइटिंग का कीड़ा काट जाता है, जनाब कुछ खा ही नहीं रही है, दुबली पतली कांकड़ी हो रही है, सांसें फूल रही हैं, और जनाब आली आंखें बाहर अंदर जा रही हैं, और जनाब आली खुश हो रही है आईने में देख देख के, अरे मेरा जीरो फिगर हो गया मेरा। तो भाई वो बेवकूफ है, गधी है, वो अपनी नुकसान डबल अपने आप को पहुंचा रही है। क्यों? क्योंकि आपने बाकी सारे मसले तो पैदा होंगे ही, डाइटरी डेफिसिट तो पैदा हो गई, लेकिन जो आपके फैट इंटेक कम होने से, चबीनेस कम होने से, जो आपके हार्मोन हैं, सिर्फ ये हार्मोन नहीं, जितने भी आपके स्टेरॉइड हार्मोन हैं जो हमारी बॉडी में क्रिटिकल काम कर रहे हैं, वो सारे लेवल्स गिरना शुरू हो जाएंगे और आपको बहुत जल्दी उसका साइड इफेक्ट भी नजर आएगा। तो इसलिए डाइटिंग के नाम पे भी तमाशा ना करें, और अल्लाह आपका भला करे, चिकन, जो फार्मी चिकन की बात हो रही है, उसको खत्तुल इम्कान अवॉइड करें। कभी खा लिया ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ चिकन वाली मीट पर बेस करना, ये अपने आप को लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम में डालने के मुतरादिफ है। मेरी बात समझ में आ गई? सोशल भाषण दे दिया मैंने, अबे समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. और अच्छे से आ Yes, sir. गया मेरा। बहुत अच्छे से आ गया। ये अब मसला ये है, हमारी यहाँ वैसे तो माशाल्लाह जनरेशन बड़ी मॉडर्न हो गई है, लेकिन अम्मा अब्बा बिठाकर या बड़ी बहन या बड़ा भाई बिठाकर ये काउंसलिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो अब चूंकि टॉपिक आया था और टॉपिक से रिलेटेड भी था, तो पूरी बात बता दी। सिर्फ रट्टे लगाने के लिए बायोलॉजी नहीं पढ़ो, कुछ सीखो भी और अपना ध्यान रखो, अपने बहन भाइयों का भी ध्यान रखो, और ब्रायलर चिकन को हद्दुल इम्कान अवॉइड करने की कोशिश करें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो ये था मेल फीमेल। अच्छा, मैं फीचर्स फंक्शंस बता रहा था एक लाइन में। तो ओवरी का फंक्शन हमारा क्लियर हो गया। ईस्ट्रोजन का डबल रोल है, एक तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में रोल आ गया बच्चे, और साथ ही साथ फिर जो है वो ईस्ट्रोजन बनाता है, और ईस्ट्रोजन जो है वो हमारा बोन की जो हेल्थ है ना, उसको भी रेगुलेट करने में बड़ा प्राइमरी हार्मोन है, और अगर ईस्ट्रोजन लेवल कम होंगे तो बोन हेल्थ भी इफेक्ट होगी। फिर उसके बाद जो ओवरी से एग रिलीज होता है तो वो फिलोपियन ट्यूब में जाता है, और फिलोपियन ट्यूब वो कॉमन साइट है, मोस्ट कॉमन साइट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिलोपियन ट्यूब वो मोस्ट कॉमन साइट है जहां स्पर्म पहुंच जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि भाई मान लीजिए कि मेल जो क्या था, उसका पीनिस था, उसने इंटरकोर्स में एंटर किया इनटू द वेजाइना, और यहां पर रिलीज किए स्पर्म, सीमन रिलीज किया। तो सीमन में जो स्पर्म है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होती है स्पर्म और एग के मिलने की, वो सर्विक्स नहीं होती, वो यूट्रस नहीं होता, वो फिलोपियन ट्यूब होती है। यहां से एग रिलीज हुआ, वहां से स्पर्म आए, इनकी मुलाकात होती है, फ्यूजन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। यूट्रस क्या है? इट्स अ मस्कुलर ट्यूब। अगर मैं यूट्रस थोड़ा सा अलग से बताऊं, ठीक है ना, तो यूट्रस के बारे में भी क्या जान के हैरान हो जाओगे तुम कि यूट्रस का नॉर्मली एक नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस से मुराद एक खातून जो प्रेग्नेंट नहीं है, ये अभी नहीं है, उसका यूट्रस का जो वेट होता है वो तकरीबन 100 से 200 ग्राम होता है। 100 से 200 ग्राम का इस वक्त आपका मसल मास होगा यूट्रस का। ठीक है, जाहिर है आप में से कोई प्रेग्नेंट खातून तो नहीं है, ये मसल मास है इसका। लेकिन जब यही यूट्रस प्रेग्नेंट हो जाता है तो इसमें बेबी का वेट नहीं कह रहा मैं, बेबी का वेट हटा के इस यूट्रस में इतना मसल ग्रो करता है, इतना मसल ग्रो करता है कि 200-250 ग्राम से ये 2500 से 3500 ग्राम, यानी 2 से 2.5 किलो का यूट्रस बन जाता है। बेबी का वेट इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, वो अलग है, वो अलग है। बेबी 2 किलो का है कि 3 किलो का, वो अलग वेट है। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है 9 महीने की कंसेप्शन में, ये यूट्रस का मसल 250 ग्राम से 2500 ग्राम का हो जाता है। इतना ज्यादा मसल मास यहां पर ग्रो करता है, तो इतना ज्यादा चेंज आता है। तो यूट्रस क्या है बेटा? यूट्रस वो मस्कुलर पार्ट है जहां पर इम्प्लांटेशन होती है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाता है, मेल फीमेल की फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, तो वो जाइगोट जाहिर है कि कैसे जिंदा रहेगा, तो अल्लाह ताला ने यूट्रस का मसल उसके लिए बनाया। वो यूट्रस के मसल से अटैच हो जाता है, हम पढ़ेंगे कैसे, प्लासेंटा के थ्रू, और फिर वो वहीं से अम्मा की न्यूट्रिशन हासिल करता रहता है और वहीं पर उसको इस्तेमाल करके ग्रो करता रहता है, और जिसकी वजह से यूट्रस का मसल भी ग्रो करता है, बेबी ग्रो करता है। तो यूट्रस का जो काम है वो है बेसिक इम्प्लांटेशन का। इम्प्लांटेशन वो बायोलॉजिकल टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए कि इम्प्लांटेशन का मतलब है कि जो आपका जाइगोट बना है वो यहां पर आकर अटैच हो जाए और फिर यहीं पर फीड करे। उसके बाद आ जाते हैं सर्विक्स पर, जो कि हमने बताया था नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस होता है, जो नैरो एंड ऑफ द यूट्रस है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सर्विक्स। तो सर्विक्स का क्या काम होता है मेरे बच्चे? सर्विक्स के बड़े सारे काम है, 2-3 काम बता देता हूं आपको जल्दी जल्दी से। पहला काम जो सर्विक्स का है वो क्या कि सर्विक्स के पास, सर्विक्स के पॉइंट पर म्यूकस रिलीज हो रहा होता है, जिसे हम सर्वाइकल म्यूकस कहते हैं। सर्वाइकल वो गर्दन वाला नहीं, ठीक है, ये सर्विक्स वाला सर्वाइकल है, सर्विकल म्यूकस कहते हैं। इस म्यूकस का क्या काम होता है? जैसे जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई भी होती,
ठीक है, सेक्सुअली एक्टिव होती है, तो ये सर्वाइकल म्यूकस थिन होता है ताकि स्पर्म जब आए ना तो आसानी से इसको क्रॉस कर सके। देखो कॉन्सेप्ट वाली बात है, ये हमारा सर्विक्स है और ये विजाइना है, ठीक है। तो यहां पर सर्वाइकल म्यूकस थिन रहता है ताकि स्पर्म आसानी से पेनिट्रेट कर सके और कहां जा सके, यूट्रस में जा सके। लेकिन जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है एक बार, तो अल्लाह ताला की तरफ से क्या निजाम चलता है कि ये सर्वाइकल म्यूकस जो है ना वो इंतहाई थिक हो जाता है, इंतहाई थिक, इतना थिक, इतना थिक, इतना थिक कि अगर कोई फीमेल कंसीव कर चुकी है और अब उसमें स्पर्म रिलीज किया जाए तो वो स्पर्म सर्वाइकल म्यूकस को क्रॉस ही नहीं कर पाते। समझ में आ रही बात? एक तो काम ये हो गया कि ये बैरियर बन जाता है स्पर्म के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नंबर 1, वरना थिन होता है ताकि स्पर्म पेनिट्रेट कर पाए। सेकेंडली, सर्विक्स की एक बहुत ही ज्यादा फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस भी है, और वो फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस क्या होती है कि सर्विक्स के लेवल पर, ये देखो मान लो ये सर्विक्स था, सर्विक्स के लेवल पर यहां पर एक फाइब्रस टिश्यू मौजूद होता है जिसे हाइमन कहते हैं। सर्विक्स में एक फाइब्रस टिश्यू मौजूद होता है जिसे हाइमन, विजाइना और यूट्रस के दरमियान जो सर्विक्स है यहां पर एक पतला सा फाइब्रस टिश्यू मौजूद होता है जिसे हाइमन कहा जाता है। और ये हाइमन यूजुअली उस वक्त तक रहता है इंटैक्ट जब तक कोई फीमेल सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो। जब कोई फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाती है तो इस इंटरकोर्स के दौरान पीनिस जो है इस हाइमन को ब्रेक कर देता है, और जब ये हाइमन ब्रेक हो जाता है तो ये इस बात का साइन है कि वो फीमेल सेक्सुअली एक्टिव हो चुकी है। तो फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी कि अगर कोई फीमेल ये दावा करती है, कोई यंग फीमेल, कि उसके साथ रेप अटेम्प्ट हुआ है, तो उसकी मेडिको लीगल एग्जामिनेशन में हाइमन को एग्जामिन किया जाता है। अगर हाइमन इंटैक्ट है तो मोस्ट लाइकली वो फीमेल गलत कह रही है, क्योंकि नॉर्मल इंटरकोर्स में ये पॉसिबल नहीं है कि हाइमन इंटैक्ट रह जाए और इंटरकोर्स हो गया हो। तो हाइमन जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स पहली दफा होगा, हाइमन जो है वो रप्चर हो जाएगा। तो हाइमन जो है इंटैक्ट होने का मतलब है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ। अगर हाइमन इंटैक्ट नहीं है तो क्वाइट पॉसिबल कि वो पहले से डिटैच था या पता नहीं अब हुआ। तो हाइमन की ये इंपॉर्टेंस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी फीमेल में कोई यंग लड़की कहती है 18 साल की नॉन मैरिड कि भाई जो है ना वो उसका मेडिको लीगल एग्जामिनेशन होता है और हाइमन इंटैक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर इल्जाम लगा देंगे कि वो सेक्सुअली एक्टिव है। बहुत सारी एथलेटिक फीमेल्स के अंदर जो कि स्पोर्ट एक्टिविटीज वगैरह कर रही होती है, तो ड्यू टू हैवी मसल एक्सरसाइज बाज दफा ये हाइमन खुद ब खुद ही रप्चर हो जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो हाइमन बेसिकली नॉर्मली के सिनेरियो में उस वक्त तक रहता है जब तक एक फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी में गई नहीं है। वंस वो सेक्सुअल एक्सपीरियंस कर ले तो पहले इंटरकोर्स पे ही वो हाइमन ब्रेक हो जाता है। तो सर्विक्स पर दो इंपॉर्टेंस है। नंबर 1, सर्विक्स जो है वो विजाइना और यूट्रस को सेपरेट करता है। सर्वाइकल म्यूकस है जिसकी कंसिस्टेंसी चेंज होती रहती है टू अलाउ मोर पेनिट्रेशन और लेस पेनिट्रेशन टू द स्पर्म डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। और उसके अलावा सर्विक्स के लेवल पे ही एक फाइब्रस टिश्यू हाइमन मौजूद होता है जो कि इंटैक्ट रहता है यूजुअली जब तक फीमेल सेक्सुअली एक्टिव नहीं हुई भी होती। उसके बाद आ जाता है बेटा विजाइना। विजाइना क्या है? इट्स अ कैनाल, ठीक है, इट्स अ चैनल, इट्स अ कैनाल जो कि मस्कुलर कैनाल होती है, मसल लाइनिंग से बनी होती है, और यही वो कैनाल है जहां पर इंटरकोर्स में मेल पीनिस एंटर करता है और इसी पॉइंट पर सीमन रिलीज करता है जो फिर सर्विक्स से आगे जाते हैं। तो वेजाइनल कैनाल इज जस्ट अ रिप्रोडक्टिव ओपनिंग जो कि इंटरकोर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। इज दैट क्लियर? और आखिर में जो मैंने बताया था कि जनाब विजाइनल लिप्स, तो विजाइनल लिप्स जो होते हैं स्किन फोल्ड, इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? एक तो विजाइनल कैनाल का टेम्परेचर मेंटेन रखना क्योंकि फैटी फोल्ड्स होते हैं, और सेकेंडली ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो वैक्सी मटेरियल सिक्रीट करना, लुब्रिकेटिंग मटेरियल सिक्रीट करना टू स्मूथ इन द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरकोर्स। तो ये बेसिकली इसका काम होता है। उम्मीद है कि सारी बातें समझ में आ गई। लेट मी जस्ट रिपीट क्विकली। हम सबसे बात शुरू की थी हमने ओवरी से। तो ओवरी गोनैड्स है जो कि एग्स रिलीज करते हैं मैच्योर करके और ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्लस बोन हेल्थ को कंट्रोल करता है। फिर फिलोपियन ट्यूब वो ट्यूब है जहां एग रिलीज होता है और एग रिलीज होने के बाद इसमें मूव करता है, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फिर यूट्रस आ जाता है जो कि एक मस्कुलर ट्यूब है जिसमें अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इम्प्लांटेशन होती है मसल के साथ। उसके बाद सर्विक्स है नैरो एंड जो कि सेपरेट करता है विजाइना को यूट्रस के साथ, और एक नैरो एंड होने की वजह से यहाँ पर एक म्यूकल लाइनिंग होती है, म्यूकस सिक्रीशन होती है जो कि स्पर्म की पेनिट्रेशन को, स्पर्म की एंट्रेंस को कंट्रोल करती है। उसके बाद जनाब यहाँ हाइमन भी होता है जो कि एक सेक्सुअल एक्टिव होने का या ना होने का एक मार्कर समझा जाता है। उसके बाद विजाइनल कैनाल है जो कि इंटरकोर्स में सर्व करती है, यही वो पॉइंट है जहां रिलीज होते हैं स्पर्म्स।
और उसके बाद आ जाते हैं लिप्स, जो कि लुब्रिकेशन और प्रोटेक्शन का काम करते हैं। That's all from the female reproductive structure. उम्मीद है बात सारी समझ में आई होगी जी। एनी क्वेश्चंस नाउ? सर ये जो हाइमन होता है किस चीज के दरमियान प्रेजेंट होता है, कहाँ पे? सर्विक्स पे मौजूद होता है। सर्विक्स जो पोर्शन है सर्विक्स पे ही मौजूद होता है, इन बिटवीन विजाइना एंड यूट्रस। जो सर्विक्स है वहीं पर ये एक फाइब्रस टिश्यू मौजूद है जो कि हाइमन कहलाता है। ओके सर जी। एनी अदर क्वेश्चंस? ओहो जी, एनी अदर क्वेश्चंस? Clear, sir. Clear, sir. सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया जी? Yes, sir. किसका hand All raise किया? clear. बोलो Sir, all clear. जी, मदी बोलो। क्लियर सर क्लियर। ठीक है, तो बेटा ये हो गया मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे हमारा डिस्कशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। उम्मीद है लेवल फंक्शन सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इट्स टाइम टू टॉक अबाउट वन ऑफ द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, फीमेल अभी हमने पढ़ा था, तो इसी से कंटिन्यू होता है हमारा अगला टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो कि इंशाल्लाह ताला हमारी फ्राइडे वाली क्लास की डिस्कशन रहेगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है क्योंकि हम इसे थोड़ा अनकन्वेंशनल वे में पढ़ेंगे। अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव में बात की जाए तो बड़ा ब्रेक कर करके उसमें दिया गया है। हम इसे एक साइकिल जो एक्चुअल में होती है उसी तरह से पढ़ेंगे ताकि फिर हमें सारी बात एक इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट में समझ में आ जाए और फिर एग्जामिनर आपको कोई भी बात दरमियान से पूछे तो आप बड़ी आसानी से लिंक कर लें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है। जी हाँ, मुझे पता है मैथ क्लास है, तो इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल इंशाल्लाह ताला हमारी फ्राइडे की क्लास की डिस्कशन रहेगी। आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं।